अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुबैर सलीम और अभी हम बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विद द नेम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। और इस क्वेश्चन में हम रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड अप्लाई करके देखेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और देन वन बाय वन क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। सर रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द फॉलोइंग अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मैथड फॉर पीएसटी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है आप लोगों ने। सर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने 3 हेड्स बना लेने। एक अनरिस्ट्रिक्टेड का हेड जिसे जनरल हेड भी कह सकते हैं आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। दूसरा कौन सा हेड बनेगा? रिस्ट्रिक्टेड का हेड बनेगा, यू आर राइट। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड का हेड है और तीसरा किसका हेड है? यू आर राइट, इंडोमेंट का हेड। और फिर फोर्थ जो हेड है वो टोटल का हेड बन जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का के हेड्स हैं। यहाँ पे अंडर रिस्ट्रिक्टेड मेथड आप हेड्स बनाते हैं। देन वी हैव चेंजेस इन नेट एसेट्स हमने प्रिपेयर करनी है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिंगल कॉलम भी हो सकती है और मल्टीपल कॉलम भी हो सकती है, और वो आपको कह रहे हैं सिंगल कॉलम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। दैट्स इट। सबसे पहले फॉर्मेट्स ओपन कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। जस्ट टू सेव टाइम मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मेट ओपन कर लिए हैं। सो व्हाट यू शुड डू, आपको भी ये फॉर्मेट ओपन कर लेने चाहिए जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग फॉर्मेट ओपन करेंगे एंड देन लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लिखा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004 है हमारा ईयर एंड जो है। दिस इज़ बेसिकली X4। तो ये 30 जून X4 की रिक्वायरमेंट है। हमने अनरिस्ट्रिक्टेड का हेड बनाया, रिस्ट्रिक्टेड का, इंडोमेंट का, टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया। इसी तरह हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स का फॉर्मेट बना लिया। अब हेड्स जो भी क्वेश्चन में फंड्स के हेड्स होंगे वो मैं लेके आऊँगा। टोटल का हेड आएगा, अभी मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने कि सारी की सारी जगह छोड़ ली है। देन वी हैव ईयर एंड 30 जून X4 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी थी मैंने सारा का सारे हेड्स बना लिए हैं। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, फिर फंड्स का बैलेंस, फिर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। फॉर्मेट ओपन करने के बाद बच्चों क्वेश्चन शुरू करना चाहिए हमें कहाँ से? एडजस्टमेंट्स। सो लेट्स सी कि एडजस्टमेंट्स में क्या है और इसको बड़े तसल्ली से समझते हैं और तसल्ली से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, अब हमने करना क्या है, प्लीज़ ये बात ज़रा अंडरस्टैंड करें। द कंपोजिशन ऑफ फंड बैलेंसेज इज एज फॉलोज। सर कौन सा फंड बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में कोई ना कोई फंड का बैलेंस होगा, उसका ये कंपोजिशन दे रहा है, यानी उसका उसमें क्या क्या शामिल है वो बता रहा है। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस में आके मैंने ढूंढा कि यार फंड किधर है, तो मुझे फर्स्ट लाइन आइटम पे ही फंड नज़र आ गया। ये 1715 अगर आप देखो तो ये 1 जुलाई 2003 विच इज स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये स्टार्ट ऑफ ईयर का बैलेंस है। अब इसकी कंपोजिशन दे रहा है वो मुझे, ये देखें 1715 का जो ब्रेकअप है वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है और ये साल के शुरू के बैलेंसेस हैं। ओपनिंग बैलेंसेस जो होते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में फंड्स के ओपनिंग बैलेंसेस, फंड्स मतलब नेट एसेट्स या फंड्स एक ही ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। तो ये फंड्स के बैलेंसेस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड्स में या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। मुझे उन्होंने क्या दिया हुआ है? मुझे उन्होंने कहा हुआ है जी कि फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, और ये परमानेंटली मेंटेन करने आपने इसके रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि ये इंडोमेंट फंड है जो कि हमने मेंटेन करना है। तो ये इंडोमेंट फंड का बैलेंस गिवन है 50, ओपनिंग बैलेंस है। फिर हमारे पास फंड फॉर जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर है, एक्सटर्नली इम्पोज्ड स्टिपुलेशन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सटर्नली इम्पोज्ड है। तो फॉर जिम एंड ट्रेनिंग तो ये भी ओपनिंग बैलेंस है। इसका भी फंड देखें, जिसका फंड मेंटेन्ड है उसका एक अलहदा हेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बन जाएगा। तो एक इंडोमेंट का बन गया, एक रिस्ट्रिक्टेड का बन गया। फंड फॉर एक्वायरिंग फ्रेंचाइज इन अ पॉपुलर लीग, इंटरनली इम्पोज स्टिपुलेशन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इंटरनल है स्टिपुलेशन, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली स्टिपुलेशन का तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हेड अलहदा नहीं बनाना। चेंजेस इन नेट एसेट्स में तो हेड बनाना है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हेड की ज़रूरत नहीं है। सो देन वी हैव जनरल ऑपरेशंस के फंड्स। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है बच्चों, तो मुझे क्या करना चाहिए, इन ओपनिंग बैलेंसेस को लिख लेना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में।
ओके, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहले अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड लिख लेते हैं हम लोग। तो ये जनरल फंड्स के की एक हेडिंग आ गई, ये लें सर, ये जनरल फंड्स की हेडिंग आ गई। दूसरी हेडिंग जो आएगी वो किसकी आएगी? दूसरी हेडिंग आ जाएगी इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड की। ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड जो है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, और ये फ्रेंचाइज का है, ये लें फ्रेंचाइज का। फिर मेरे बच्चों नेक्स्ट क्या है इंटरनली? इसके बाद है आपके पास जिम, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड जिम एंड ट्रेनिंग का पूरा लिखेंगे आप लोग। एंड देन वी हैव इंडोमेंट फंड, और फिर हमारे पास इसका आ जाएगा टोटल। तो ये हमारे सामने सिचुएशन आ गई। ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों। तो ओपनिंग बैलेंसेस, बैलेंस एट 1 जुलाई लिख सकते हैं आप लोग। 1 जुलाई X3 विच इज ओपनिंग बैलेंसेस। जी सर, जनरल फंड्स के ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं 1547, ये आ रहे हैं। इंटरनली जनरेटेड फ्रेंचाइज जो आपका फंड है वो 3। देन वी हैव जिम एंड इंडोमेंट, जिम का एंड ट्रेनिंग का 115 और इंडोमेंट का 50 है। तो ये सर आपके ओपनिंग बैलेंसेज और क्लोजिंग बैलेंस टोटल सबको आपको पता ही है 1715 बन रहा है। तो ये सर आप लोगों ने बैलेंसेज आ गए। अब मेरे बच्चों करना क्या है, सारी वैल्यूज मिलियंस में। ओके, ओपनिंग बैलेंसेज आपने लिख लिए। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया कि ये जो 3 हेड्स हैं, ये अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल का हेड है, रिस्ट्रिक्टेड जो है वो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड के हेड्स बनने हैं। तो ये जिम एंड ट्रेनिंग का है, और इंडोमेंट का भी एक आपने हेड बना लिया। तो ये इनकम स्टेटमेंट में भी 3 हेड्स हैं, और यहाँ पे 4 हेड्स हैं। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हेड एक एक्स्ट्रा हेड है जो कि नेट एसेट्स में बनाया है आपने। ओके, आगे क्या करना है हम लोगों ने, आगे देखते हैं मेरे बच्चों। सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट है कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर 2 मैथड्स। पहला मेथड कौन सा है जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, फर्स्ट मेथड है। जी सर, कौन सा मेथड है? यू आर राइट, फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो डेफरल मेथड है, और सेकंड मेथड है एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। हम रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड पढ़ रहे हैं। इसमें जो कंट्रीब्यूशन जिस कैटेगरी का होता है, जिस फंड का होता है, आप उस फंड की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। हाँ, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम ऑब्वियसली क्या करेंगे? फिर हम लोग उसको डेफरल मेथड के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लेंगे। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, लेट्स अंडरस्टैंड the details of contribution. Same restriction applied as are applicable to related fund are as follows. Contribution for supporting the young talent. यंग टैलेंट का जो कंट्रीब्यूशन है मेरे बच्चों, ये रिस्ट्रिक्टेड फंड का कंट्रीब्यूशन है, और आपने इसका अलहदा हेड बनाया हुआ है। ये हेड बना हुआ है इसका अलहदा, और ये हेड आप लोगों ने रेप्लिकेट भी किया हुआ है यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था जिसका हेड रिस्ट्रिक्टेड का, जिसका हेड एग्जिस्ट करता है, उसको हम डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू बना लेंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। और जिसका हेड एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम लोग एज पर डेफरल मेथड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, फेयर इनफ। आगे देखते हैं जरा। तो सर जिम सपोर्टिंग द यंग टैलेंट कंट्रीब्यूशन जो है, ये आप लोगों के पास इंडोमेंट का ये इंडोमेंट फंड है। तो इंडोमेंट फंड का कंट्रीब्यूशन इंडोमेंट में चला जाएगा। देन वी हैव कंट्रीब्यूशन फॉर जिम, जिम का ये अलहदा हेड बना हुआ है, अलहदा हेड में चला जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड, लैंड को एक्वायर करने का कंट्रीब्यूशन है। हाउएवर द लैंड हैज नॉट येट बीन एक्वायर्ड येट, ये तो मैं बाद में देखता हूं। अभी द पॉइंट इज कि लैंड से रिलेटेड अलहदा हेड बना हुआ है यहाँ पे या नहीं, बताएं जरा। सर नहीं है। एक्सटर्नल जिम एंड ट्रेनिंग का एक हेड है और इंडोमेंट का एक हेड है, बाकी तो इंटरनल ही हैं 2। जनरल रिजर्व्स वैसे ही अनअप्रोप्रिएटेड रिजर्व्स होते हैं या फंड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लैंड को एक्वायर करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हुआ है, दैट कंट्रीब्यूशन हैज़ नो सेपरेट फंड अवेलेबल। उसके लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर प्रेस्क्राइब्ड फंड अवेलेबल नहीं है तो अब आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज़ ज़रा ये बताएं।
जी सर, फिर हमने डेफरल मेथड लगाना है। अब अगर तो ये खरीद ली होती तो फिर ट्रीटमेंट था, लेकिन ये तो फ्यूचर में खरीदनी है आपने। इसका मतलब ये है कि अभी इस कंट्रीब्यूशन को आप लायबिलिटी बनाएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक ए फ्यूचर के एक्सपेंस की वजह से एक ग्रांट आपको मिली है, एक फंड आपको कंट्रीब्यूशन मिला है, तो अभी आप इसको लायबिलिटी बनाएंगे। तो ये फंड कब क्रिएट होगा? जब आप लोग ये पैसा खर्च कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि डबल एंट्री बननी चाहिए, डेबिट कैश टू लायबिलिटी, तो मुझे इसे लायबिलिटी बनाना चाहिए, तो ये मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, अज्यूमिंग के बहुत जल्द खरीद लेंगे हम लोग, पैसा तो अवेलेबल आ चुका है तो लैंड खरीद लेंगे, इसलिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ओके सर, डेबिट कैश की एंट्री पास करेंगे। सर एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। द डिटेल्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन की डिटेल है और कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में पड़ा हुआ है। जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी हो, जो चीज़ ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में हो, जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी पड़ी हुई हो, उसकी डबल एंट्रीज नहीं होती। क्या ये बात क्लियर है? जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में पड़ी हो उसकी डबल एंट्रीज नहीं होती, क्योंकि आपने ये देखें ज़रा, 94 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में पड़ा हुआ है। इसका मतलब है डबल एंट्री ऑलरेडी पास हुई है, कैश टू कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन का ब्रेकअप आपको दे रहा है, कैश ऑलरेडी एडजस्टेड है, बस कंट्रीब्यूशन जिधर जिधर जाना है उधर उधर लिख लें। तो ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ लिखी हुई होती है उसकी डबल एंट्री नहीं बनती, क्योंकि वो ऑलरेडी डबल एंट्री के प्रोसेस से डबल एंट्री बनी थी, टी अकाउंट्स में आई थी और फिर ट्रायल बैलेंस बना। इसको सिर्फ पोस्ट करना होता है आप लोगों ने। तो 94 की ऑलरेडी डबल एंट्री बनी हुई है, जस्ट यू नीड टू राइट के लायबिलिटी आपकी। ओके सर, फाइन, आगे चलते हैं। आगे क्या है? दी कॉन्ट्रीब्यूशन टू रीपे लोन दैट वाज टेकन टू फंड करंट ईयर एक्सपेंस। अब ये रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि आपको करंट ईयर एक्सपेंस की वजह से मिला है, लेकिन क्या इसका कोई फंड अवेलेबल है? आंसर है नहीं, फंड तो नहीं है सर। रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए एक सेपरेट फंड है, तो ट्रीटमेंट ये है कि उस फंड का हेड बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उधर लिख दो कॉन्ट्रीब्यूशन। और अगर सेपरेट हेड नहीं है तो क्या करना है? तो सर फिर क्या करना है बता दें ज़रा। जी सर, फिर डेफरल मेथड लगाना है, तो डेफरल मेथड लगाएं। डेफरल मेथड कहता है यार कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस की वजह से जो भी आए वो आपकी इनकम बन जाती है, तो इसको जनरल फंड में इनकम बना लेंगे। ये लें जी, करंट ईयर के एक्सपेंसेस की वजह से जो भी कंट्रीब्यूशन आए वो इनकम होता है। ओके सर, कंट्रीब्यूशन अनरिस्ट्रिक्टेड बट पीसीएस itself imposed restrictions that rupees 3 million will be allocated to acquire franchise in a popular league। तो सर कहानी क्या है जी? कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड आपका कंट्रीब्यूशन है और अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आपने लेके जाना होता है रेवेन्यूज़ में, तो ये इधर चला जाएगा। लेकिन साथ ही मुझे वो ये बात बता गया कि 3 मिलियन जो है प्लीज़ जनरल रिजर्व्स में से, अनरिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में से लेस करा के फ्रेंचाइज रिजर्व में ऐड कर देना। ये मेरे भाइयों मेरे पास ट्रीटमेंट है। ओके सर, इनका क्या ट्रीटमेंट है? ये इनकम बनेगी अपने रेलिवेंट हेड में। रेलिवेंट हेड इसका पड़ा हुआ है, जिसका हेड होता है वो उसके हेड में चला जाएगा। ये भी इनकम बनेगी अपने रेलिवेंट हेड में। तो ये सर ट्रीटमेंट था जो आप लोगों ने करना था। सो लेट्स पोस्ट दिस वैल्यूज, जस्ट यू नीड टू पोस्ट, कोई एंट्री शेंट्री बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि क्या करना है। सबसे पहले इनकम में ले जाते हैं। इनकम में क्या क्या जा रहा है बच्चों, प्लीज़ ज़रा हाईलाइट करें। ये अपने इंडोमेंट फंड में चला जाएगा, ये इंडोमेंट फंड का है। ये अपने रिस्ट्रिक्टेड फंड में चला जाएगा, ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में, और ये इनकम जनरल फंड्स में चली जाएगी। सो लेट्स पोस्ट जी, सबसे पहले वहाँ पे पोस्ट करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हम लोगों ने लिखना शुरू किया। सबसे पहले जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे पास आए हैं वो क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, प्लीज़ ज़रा देख लें। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हमारे पास आ रहे हैं ये लें जी। जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना था? 8 एक था और 57 एक था। 8 और 57 मिलाएंगे तो इट विल गिव यू 65। ये लें, ये 65 आ गया। रिस्ट्रिक्टेड का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 2 और इंडोमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 15, और टोटल कंट्रीब्यूशन 82 आ गया। सर ये तो 94 है। बिल्कुल 94 है। 82 आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया है, बाकी 12 जो है क्योंकि एक्सपेंडिचर अभी इनकर नहीं हुआ तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम से एक्सपेंस बनेगा आपका, ये लें जी, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर लैंड, ये आपका क्या बन गया? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन गई।
कितनी अमाउंट है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की? इट वाज 12, जो कि आपको लैंड को बाय करने के लिए मिला था। सो दैट्स इट गाइस। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, बिल्कुल हो गए सर। एक इंटर फंड ट्रांसफर था, एक इंटर फंड ट्रांसफर भी था 3 मिलियन का, बिल्कुल था। ये देखें, ये 3 मिलियन उसने बोला हुआ है कि इंटरनली हम चाहते हैं कि हम एक फंड मेंटेन करें, 3 मिलियन हर साल ट्रांसफ़र करते रहें। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि ये इंटर फंड ट्रांसफ़र है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें इंटर फंड ट्रांसफ़र के नाम से ये लें जी, इंटर फंड ट्रांसफर्स, यहाँ पे लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए? 3 हमने यहाँ से माइनस करना है और 3 यहाँ पे हमने ऐड कर देना है। तो ये इंटर फंड ट्रांसफ़र हो गया। तो सर 2 एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। पहली एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे, हमने वो लिखे बच्चों नेट एसेट्स की स्टेटमेंट में। देन हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन थे। कॉन्ट्रीब्यूशंस में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि डेफरल मेथड है या रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको ट्रीट भी किया। ओके सर, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अगली एडजस्टमेंट देख लेते हैं बच्चों। अगली एडजस्टमेंट है द गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव्ड टू सपोर्ट पीसीएस जनरल ऑपरेशंस। जनरल ऑपरेशंस के लिए एक आपको गवर्नमेंट फंड मिला है, यानी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मिला है फॉर द 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Jan 2004। इंटरेस्टिंग, मेरा ईयर एंड है 30th जून, मेरा ईयर एंड है 30th जून 2004, और मुझे ग्रांट मिल रही है 1 Jan X4 पे। ग्रांट मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो मुझे कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से मिला है 1 जुलाई पे, 1 जनवरी पे, तो 6 माह हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये नोट कर ली, जहाँ पे भी डेट्स गिवन होंगी वहाँ पे मैं अपने ईयर एंड से कंपेयर करके ज़रूर देखूंगा कि हुआ क्या है। तो 6 मंथ्स को अब फ्यूचर एक्सपेंसेस की वजह से ग्रांट मिली है, तो क्या गवर्नमेंट ग्रांट फंड अवेलेबल है? रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में जब भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे, कोई डोनेशन आएंगी, गवर्नमेंट ग्रांट्स आएंगी, यू हैव टू आइडेंटिफाई फंड अवेलेबल है या नहीं है रिस्ट्रिक्टेड के लिए। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, वो कह रहे हैं आने वाले 5 सालों के एक्सपेंसेस रन करें आप इससे। अब मुझे ये नहीं पता कि है या नहीं है, तो आंसर है मैं फंड पढ़ चुका हूँ। फंड में एक जिम और ट्रेनिंग का था, एक टैलेंट को हंट करने का था, बस 2 ही तो रिस्ट्रिक्टेड फंड्स थे, एक इंडोमेंट था और एक रिस्ट्रिक्टेड था। रिस्ट्रिक्टेड फंड अवेलेबल नहीं है। जब रिस्ट्रिक्टेड फंड अवेलेबल नहीं होता तो हम डेफरल मेथड लगाते हैं। तो अब मुझे आई हैव टू अप्लाई डेफरल मेथड। अब अगर मुझे डेफरल मेथड अप्लाई करना है तो बच्चों मुझे क्या करना चाहिए? यू आर राइट सर, डेफरल मेथड की तरह अकाउंटिंग करें। तो सबसे पहले हम इसको क्या बना लेंगे? लायबिलिटी। तो ये बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि ये डेफर्ड इनकम है, ये लें जी, ये डेफर्ड इनकम है और ये लायबिलिटी बन गई। सर आप डबल एंट्री क्यों नहीं पास कर रहे हैं? सर डबल एंट्री ऑलरेडी पास है, ट्रायल बैलेंस में ये गवर्नमेंट फंडिंग पड़ी हुई है। देख लें ज़रा गवर्नमेंट फंडिंग किधर है, ढूंढें ज़रा। ये देखें 150 150 ऑलरेडी इधर पड़ा हुआ है। तो वैसे 150 को देख लो किधर किधर जाना है, उधर भेज दो, दैट्स इट। और सिंगल इफेक्ट है ये लायबिलिटी आपकी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 150 को लायबिलिटी बनाया। अब मुझे ये करना है कि इसे 5 सालों पे अमोर्टाइज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता होता हूँ, मैं टेबल बना लेता होता हूँ, एक ओपनिंग बैलेंस, हर साल अमोर्टाइज कितना होगा ये लिख लेते होते हैं हम लोग, और हमारे पास क्या आ जाता होता है? क्लोजिंग बैलेंस। ये लें सर। अब मेरे बच्चों कितने का ओपनिंग बैलेंस है? 150 का ओपनिंग बैलेंस है। ये लें सर, 150 का ओपनिंग बैलेंस है। ओके, ये हमारा ईयर है 30th जून 2004, जो 1 साल है, हमारा पहला साल है। ये लें जी, 1 साल और बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर से हमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मिल जाएगी। इस साल मैंने अमोर्टाइज करना है 5 years पे, लेकिन सिर्फ 6 माह के लिए। सर क्यों? सर जनवरी में मिली, जून 2004 एंड है, तो सिर्फ 6 माह की एक्सपेंसेस इससे फाइनेंस हुए होंगे। ओके, अब क्या करें सर? सर सिंपल सा काम करें, 150 को आपने अमोर्टाइज करना है 5 सालों पे, डिवाइडेड बाय 5 करें तो अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। बिल्कुल आ गई सर अमोर्टाइजेशन, 30 बन रही है बच्चों अमोर्टाइजेशन। 150 डिवाइडेड बाय 5, 30 की मोटाइजेशन पर एनम है, पर एनम, पर ईयर। अब मैं क्या करूं सर, क्या करूं? कुछ ना करें आप, एक इस साल 6 माह की मोटाइजेशन है या पूरे साल की? यानी इस साल मैं 6 माह के लिए इसको लायबिलिटी खत्म करके इनकम बनाऊं या पूरे साल के लिए? ऑब्वियसली 6 माह के लिए। तो 30 इंटू 6/12 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 15। तो 150 में से 15 इस दफ़ा की इनकम है जनरल रिजर्व्स में। सर ये जनरल रिजर्व्स में जाएंगे, क्योंकि जिसका फंड नहीं है वो जनरल फंड्स में चले जाएंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके, बाकी कितनी बच गई सर? बाकी बच गई 135।
ये ले 135 बच गई। अब सर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल अमोर्टाइज होगी, तो नेक्स्ट ईयर में 135 ओपनिंग बनेगा, 30 जो है ये अमोर्टाइजेशन बनेगी, एंड द क्लोजिंग बैलेंस वुड बी 105। ये ले। अब मेरे भाइयों क्या करना है हम लोगों ने, प्लीज़ देखें ज़रा। ये आप लोगों के पास आ जाएगा अमोर्टाइजेशन शॉर्ट टर्म, और ये आपके पास आ जाएगी लॉन्ग टर्म। ये सर, ये आप लोगों के पास शॉर्ट टर्म आ गई, और ये आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म आ गई। ये आपकी इनकम है जो कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में ले जानी है। तो लेके जाते हैं और पोस्टिंग करते हैं, जहाँ जहाँ पे जो जो पोस्ट होना है कर दें। तो सर सबसे पहले लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट फंडिंग आ गई हमारे पास यहाँ पे सर, ये लें जी, गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ग्रांट, जिस नाम से दिल करे लिखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट फंडिंग शॉर्ट टर्म में आ रही है 30, ये ले। गवर्नमेंट फंडिंग लॉन्ग टर्म में आ रही है 105। गवर्नमेंट ग्रांट ये अमाउंट आ रही है 105 ही आ रही है जी, बिल्कुल जी 105 बच्चों, ये लें सर, ये लें, दैट्स इट। इनकम कितनी है इस दफ़ा की गवर्नमेंट फंडिंग के नाम पे, कितनी इनकम है वो इनकम यहाँ पे लिख लेते हैं सर। गवर्नमेंट फंडिंग, ये लें सर, गवर्नमेंट फंडिंग ये अमाउंट आ गई 50, ये लें सर। अनरिस्ट्रिक्टेड में इस सब आ गई, 6 माह की अमोर्टाइजेशन आई। ओके सर, 3 एडजस्टमेंट ट्रीट हो गई हैं, बिल्कुल हो गई हैं, तसल्ली से समझना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। आगे जी, फोर्थ, द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ ₹6 million इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ यंग टैलेंट हंटिंग एक्चुअली इंडोमेंट का प्लान है परमानेंटली। देर इज़ नो अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इसका मतलब ये है कि इंडोमेंट फंड में जो जाना है वो तो इंडोमेंट फंड का ही पार्ट बनना चाहिए ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंडोमेंट फंड में ये 6 मिलियन की इनकम बना लेनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट इनकम ऊपर गिवन होगी, जिसका ब्रेकअप दे रहा है, इन्वेस्टमेंट इनकम ढूंढ लेते हैं ऊपर। इन्वेस्टमेंट इनकम आपको गिवन है जी सर, किधर है इन्वेस्टमेंट इनकम, ढूंढ लें। टोटल फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म बैंक, प्रीपेड कैश, फी फॉर सर्विसेज, फ्रेंचाइजिंग, कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट फंडिंग, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये 144 की इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है। अब ये 144 की इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है, तो क्या करें, 144 में से 6 जाना है इंडोमेंट में, बाकी जो है वो सारी की सारी आपको पता है ये किधर ले जानी है आप लोगों ने, तो बाकी सारी की सारी आपने डील कर लेनी है अनरिस्ट्रिक्टेड में। तो इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई मेरे बच्चों, 144 में से 6 माइनस कर दें, वो चली जाएगी इंडोमेंट फंड में 6। अब 144 में से 6 उधर चला गया तो 144 है, ये 144 में से 6 इधर है, तो बाकी 138 इधर है, ये लें सर, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये टोटल जो आ गया ये 144 आ गया, ये लें सर 144। ओके, यहाँ पे टोटल क्या है, यहाँ पे टोटल 15 ही है। ओके सर, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? नेक्स्ट क्या है सर बड़ा आसान है सर, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जी? नेक्स्ट एडजस्टमेंट मेरे बच्चों लॉन्ग टर्म एसेट्स को लेके है, जरा देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल बैलेंस, अब पहले वैल्यू देख सकते हैं आप ऊपर जाके कितनी है। लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स फ्री होल्ड लैंड ऑफ 20 मिलियन की फ्री होल्ड लैंड है, एंड कलेक्शन ऑफ ₹8 मिलियन, कलेक्शंस ऑफ 8 मिलियन है। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं, जैसे बुक्स कलेक्ट करके लोग रख लेते हैं, जैसे कोई एंटीक्स कलेक्ट करके रख लेते हैं, तो इस तरह की कुछ कलेक्शंस हुई हैं। इनको हम डेप्रिशिएट नहीं करते गाइस। These collections represent items of such historic values हैं उनकी, that is worth preserving perpetually, and PSCS committed to protect the preserve them as a part of organization policy। यानी हम लोग इनको संभाल के रखेंगे, ये हमारा असासा है। असासे नहीं होते जो लोग कहते हैं वो ये तो भाई इस पे तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, ये हमारे मुल्क का असासा है, ये हमारे ख़ानदान का असासा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वो कह रहे हैं हमारे पास हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाईजान ठीक है, एसेट्स हैं, सिंपल। 20 मिलियन की फ्री होल्ड लैंड है और कलेक्शंस हैं 8 मिलियन की, जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने सेपरेट करके लिखने जा रहा हूँ। मैंने क्या करने जा रहा हूँ, येस यू आर राइट, हम इन्हें सेपरेट करके लिखने जा रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, आ जाओ लॉन्ग टर्म एसेट्स वालों, आ जाओ। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हमारे पास ये देखें, इसमें से 8 है कलेक्शंस के नाम से, बैलेंस शीट में जाएगा। 20 है फ्री होल्ड लैंड, और फ्री होल्ड लैंड एप्रिशिएट नहीं होती,
फ्री होल्ड लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, ये याद रखना। तो 428 में से 2 हिस्से हो गए हमारे पास, तो ये बात हमें यहाँ से पता चल गई है। ओके, तो फिर क्या करें सर, यहाँ पे सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का हेड बना लें आप, कैपिटल एसेट्स का हेड बना लें, तो जी सर फिक्स एसेट्स का हेड बना लें, लॉन्ग टर्म एसेट्स का हेड बना लें। फिक्स एसेट्स को अलहदा कर लेते हैं हम लोग, ये लें, कितने थे 428 थे, उसमें से 8 कलेक्शंस के नाम से चली जाएंगी, ये लें जी, ये अलहदा से आप कलेक्शंस लिख लेंगे इधर। और क्योंकि ये बड़ी सासे हैं और ये वैल्यू इनकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे लोग कहेंगे इतना पुराना इतना पुराना, इसका मतलब ये है कि वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी, तो इसको डेप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 कलेक्शंस आ गई। ओके सर, व्हाट इज़ नेक्स्ट नाउ, आगे क्या है सर? कुछ नहीं, आगे सिंपल है, आगे देख लेते हैं सर। आगे इसको डेप्रिशिएट करना है, इसलिए मैं अभी इसके साथ पंगा नहीं ले रहा कोई। आगे नेक्स्ट है जी 20 का फ्री होल्ड लैंड है, वो भी याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड, खुद ही बता दिया 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होते हैं। ऑल द अमोर्टाइजेशन इज एलोकेटेड टू जनरल ऑपरेशन। अब अमोर्टाइजेशन में क्योंकि आपने ऊपर इनकम स्टेटमेंट में 3 हेड्स बनाए हुए हैं ना, आपने हर एक्सपेंस के बारे में सोचना है कि यार किस हेड का है, अनरिस्ट्रिक्टेड का है, रिस्ट्रिक्टेड का है या इंडोमेंट का। इंडोमेंट में नॉर्मली नहीं होते, तो इसलिए अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड में यू हैव टू चूज। तो वो कह रहा है सारी डेप्रिसिएशन अनरिस्ट्रिक्टेड को चार्ज कर देना, जनरल रिजर्व को चार्ज कर देना। इसका मतलब यह है कि इस हेड में सारी की सारी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आएंगी। तो ये डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितनी आनी है, कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, हमें 20 की जो है वो क्या थी, जल्दी से बताएं ज़रा, 20 की क्या थी? 20 की क्या थी? फ्री होल्ड लैंड। तो मेरे बच्चों 428 का आपका है नॉन करेंट, जिसमें से 8 कलेक्शंस थी, आपने निकाल दी 4,20,000, ये लें। इसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कहीं नहीं है, देखें पूरे ट्रायल बैलेंस में क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलहदा नहीं है। जब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ना हो तो एसेट्स नेट बुक वैल्यू पे पड़े होते हैं, तो ये एसेट की नेट बुक वैल्यू है। तो मेरे बच्चों अगर ये नेट बुक वैल्यू है 420, अगर ये 420 नेट बुक वैल्यू है, इसमें से 20 फ्री होल्ड लैंड एप्रिशिएट नहीं होती, फ्री होल्ड लैंड एप्रिसिएशन नहीं होती, तो 400 मल्टीप्लाई बाय, उसने कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड है रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग हुआ तो आसान है, स्ट्रेट लाइन हुआ तो पंगा है, क्योंकि ये तो कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू पे परसेंटेज नहीं लगती, स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट पे परसेंटेज लगती है। यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो क्या कह रहा है जी 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 400 पे मैं जब 0.2 यानी 20% अप्लाई करूंगा तो आई गेट 80 की डेप्रिसिएशन। तो बच्चों 80 की डेप्रिसिएशन क्या करेगी, एसेट डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो ये 80 इधर से लेस हो जाएगी, एक तरफ एसेट को कम कर देगी, ठीक हो गया, ये एसेट्स कम हो गए। दूसरी तरफ ये डेप्रिसिएशन सारी की सारी उस भाई ने कहा था किधर चार्ज कर देना, अनरिस्ट्रिक्टेड को चार्ज कर देना, तो ये मेरा एक एक्सपेंस है, ये 80 का एक्सपेंस, तो ये इधर आ गया, ठीक हो गया, ये 80 का एक्सपेंस इधर आ गया, ये लें सर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं सर एडजस्टमेंट। सर डेप्रिसिएशन इधर नहीं थी ट्रायल बैलेंस में, इसलिए मैंने एंट्री पूरी बनाई, डेबिट डेप्रिसिएशन भी किया, क्रेडिट एसेट भी किया। तो ट्रायल बैलेंस की चीज़ों को सिर्फ पोस्ट करना होता है, जो बाद अलहदा से आप कल चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं उनको आपने डबल एंट्रीज बनानी होती हैं। As a part of agreement with contribution of supporting the young talent, PSC is required to allocate 5 million from unrestricted fund to the restricted funds। हाँ जी, एक फंड से निकाल के दूसरे फंड में इंटर फंड ट्रांसफर्स हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाने, ये स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में लेके जाने हैं। ओके सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ले जाएं 5 मिलियन, क्या करें नेट एसेट्स में आए, यहाँ पे ट्रांसफर्स के नाम से किसी भी नाम से यहाँ पे आपने लिखना है ये अमाउंट, ट्रांसफ़र के नाम से ये 5 यहाँ से लेस होना चाहिए, और इंडोमेंट फंड में यंग टैलेंट वाला इंडोमेंट है ना, तो यंग टैलेंट वाले फंड में ऐड कर देना, और उसका नेट इफेक्ट ऑब्वियसली 0 है टोटल पे, और ये इसका भी नेट इफेक्ट 0 ही था, जो 3 और 3 था। ये लें सर, ये काम किया सर आपने। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट नाउ, आगे देखते हैं आगे क्या एडजस्टमेंट है बच्चों। आगे एडजस्टमेंट क्या है जी, आगे कह रहा है द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इज एज फॉलो। सर सैलरी का एक्सपेंस को उसने 2 हिस्सों में बांट दिया, तो जो जनरल ऑपरेशन वाला है वो जनरल ऑपरेशन में लेके जाएंगे, ऐसा ही है, और रेंट एंड यूटिलिटीज तो जनरल ऑपरेशन वाले जनरल ऑपरेशंस में जाएंगे, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है।
और ये अदर एक्सपेंसेस भी इसी तरह दो हिस्सों में स्प्लिट होके जाएंगे। तो व्हाट आई नीड टू डू, ये दीज आर द एक्सपेंसेस, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये कुछ ऊपर एक्सपेंसेस पड़े हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके हमें दिया हुआ है। ये भी कह सकता था 30-40 कर लो, 70-30 कर लो, इस तरह परसेंटेजेस में भी दे सकता था, एक्सपेंसेस पे लगा लगा के सेपरेट कर करके अपने अपने हेड्स में लिखते। तो इन वैल्यूज़ को उठाते हैं, याद प्लीज़ देख लीजिएगा ज़रा, ये वैल्यूज़ उठाते हैं और चुप करके यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ नज़र आ भी रहे होंगे। ये देखें, ये सैलरीज़ को स्प्लिट करवा रहा है वो मेरे से, वो कह रहा है सैलरीज़ को स्प्लिट कर लो, ये इसको और इसको स्प्लिट कर लो। तो मैंने स्प्लिट कर लिया और मैंने यहाँ पे चार्ज करने ये एक्सपेंसेस। तो लेट्स सी जी कि अब पहला एक्सपेंस क्या था जो कि मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस में चार्ज करना है। तो पहला एक्सपेंस जो था वो दैट वाज सैलरी। सैलरीज़ के नाम से जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने थे मेरे बच्चों, याद है? सैलरीज़ के नाम से जो एक्सपेंसेस आ रहे थे वो 370 इसके थे, 370 इसका था हिस्से में, और 33 इसके हिस्से में आया था। ये लें सर, टोटल ऑब्वियसली टोटल के कॉलम में अभी लिख देते हैं। आगे सर 354 रेंट एंड यूटिलिटीज़ था। तो रेंट एंड यूटिलिटीज़ के नाम से जो एक्सपेंसेस आपने लिखने हैं दैट इज़, जी सर 354 टोटल है, इसमें से उसने खुद नोट में बताया कि 325 जो है रेंट इसका है, 325 रेंट इसका है और 29 इसका है। ये लें सर, ये इधर लिख दी। सिंपल काम है, देखें कितना आसान सा काम करवा रहा है आपसे। फिर उसके बाद उसने कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस को भी स्प्लिट करके उसने हमें दिया हुआ था 40 और लें जी, ये अदर एक्सपेंसेस आ गए और उसने हमें क्या बोला था कि जो 40 है वो इधर आ जाएगा और जो 6 था इसमें वो इधर आ जाएगा। सिंपल यार, टोटल में टोटल लिखते हैं सर। टोटल 403 आपके पास ये आ रहे हैं जी, डेप्रीसिएशन 80 की आ रही है, ये 403 आ रहे हैं, ये आप लोगों के पास सेकंड वाला 354 था और ये जो अमाउंट थी ये 46 थी। तो टोटल में भी लिखते जाएं। तो 4 कॉलम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है। आगे मेरे बच्चों आगे क्या है, आगे देखते हैं एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई हैं, सर एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई हैं। वेरी गुड सर, एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई तो दैट्स इट, ट्रायल बैलेंस पोस्ट करें और ख़त्म स्टोरी। ओके सर, पोस्ट कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस। जो ऑलरेडी डील हो गए हैं उनको दोबारा डील करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल फंड्स ओपनिंग बैलेंसेस थे, मैं लिख चुका हूँ। नेट एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। लॉन्ग टर्म एसेट्स हम लिख चुके हैं, डेप्रिशिएट भी कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट्स नहीं लिखी अभी तक, लिख लें। 1204 एसेट है मेरा। अच्छा, अब ये ज़रा और करना, ये मेरा एसेट है। शॉर्ट टर्म बैंक लोन मेरा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। देन वी हैव प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंस। प्रीपेड मेरा एसेट है, एक्रूड एक्सपेंसेस मेरी लाइबिलिटीज़ हैं और कैश एंड बैंक मेरा एसेट है। तो आई जस्ट वांट कि मैं इसको ज़रा जल्दी से लिख लूँ। ये वो वैल्यूज़ हैं जो बैलेंस शीट में जाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है। ठीक हो गया, लिख लेते हैं, अभी लिखते हैं। लेकिन साथ साथ ये फ्री मुझे नज़र आ गई फ़ी फॉर सर्विसेज। तो फ़ी फॉर सर्विसेज आपकी इनकम है, फ़ी फॉर सर्विसेज ये लें। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट नहीं बनवा रहा, मेहरबानी है उसकी। फ़ी फॉर सर्विसेज कितनी अमाउंट है मेरे बच्चों, ये अमाउंट है 340। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनेगा, जैसे बनता था बिल्कुल वैसे ही बनेगा, 340 और टोटल में भी 340 ही आ जाएगा। ये लें सर, ये लें 340। ओके सर, अब ज़रा बैलेंस शीट में जाके ये वैल्यूज़ लिख देते हैं। एक ही दफ़ा लिखते हैं यार वैल्यूज़ बैलेंस शीट में जाके, मैं बार बार नहीं करना चाह रहा इसको। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, नेट प्रोसीड्स हमें गिवन है लेंदी 15 की। तो फंड रेजिंग से जो हमने कोई फंक्शन किया होगा, कोई टूर्नामेंट कराया होगा, उससे फ़ंड रेज़ किए होंगे हमने, को मैच करवाया होगा। फंड रेजिंग टूर्नामेंट नेट प्रोसीड्स, ये इनकम है, क्रेडिट साइड पे है। तो ये इनकम है, तो फंड रेजिंग ये 15 की, अनरिस्ट्रिक्टेड में 15 की इनकम आ जाएगी और ऑब्वियसली फिर ये टोटल में भी चला जाएगा। ये लें सर, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। व्हाट इज़ नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशंस है 94, ये ऑलरेडी डील कर चुके हैं हम लोग। इसमें से जो इंडोमेंट का था इंडोमेंट में चला गया, जो रिस्ट्रिक्टेड का था रिस्ट्रिक्टेड का, बाकी आप लोगों को पता ही है, डेफरल के अकॉर्डिंगली और अनरिस्ट्रिक्टेड में चले गए। देन वी हैव गवर्नमेंट फंडिंग डील हो गई, इन्वेस्टमेंट इनकम डील हो गई और ये भी डील हो गए। तो सिर्फ ये वैल्यूज़ हैं जो बैलेंस शीट में लिखनी है बच्चों, तो लिख देते हैं सर जाके। इन्वेस्टमेंट्स आपके नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, तो बैलेंस शीट में आए ज़रा और इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी दैट इज़ एक्चुअली 1204। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ गई मेरे बच्चों, ये लें 1204। 428 -8 -80 करेंगे तो ये हमारे पास 340 आ जाएगा। ये लें, ये 340 बच्चों हमने लिख दिया।
ओके सर, इसके अलावा करंट एसेट्स में हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी वो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे और कैश था। यहाँ पे इन्वेंट्री भी आ जाएगी अगले किसी क्वेश्चन में, प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री। ये लें सर, प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री आ गई। कितना प्रीपेड एक्सपेंस था? 8 था, ये 8 आ गया। और हमारे पास इन्वेंट्री नहीं थी, कैश एंड बैंक था, तो कैश एंड बैंक लिख लें यार। कैश एंड बैंक कितना था? 43 था, तो ये 43 आ गया। ये लें सर। फिर हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लोन था और एक एक्रूवल था, उसको लिख लेते हैं जाके ज़रा। शॉर्ट टर्म लोन और एक्रूवल्स कितने थे तो वो लिख लेते हैं सर। शॉर्ट टर्म लोन्स कितने थे और एक्रूवल कितने थे, तो इधर लिख लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन थे बच्चों और एक्रूवल था। एक्रूवल की जो अमाउंट आ रही है, एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूवल मतलब एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूवल एक्सपेंसेस थे 11 के और शॉर्ट टर्म लोन था 17 का। ये लें सर, ये आप लोगों के पास आ गए। तो इस पूरे हेड में अब फंड्स आने हैं, बस दैट्स इट, जो कि नेट एसेट्स की मूवमेंट से आना है, बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। ओके सर, फाइनल करते हैं सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएं सर, फाइनल करें। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आए हम लोग, फाइनल करने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के वैल्यूज़ को। सर सबसे पहले टोटल इनकम को फाइनल कर लेते हैं सर। टोटल इनकम कितनी आ रही है, तो सर इसको ना बेहतरीन इसका हल ये होता है कि इसको एक बॉक्स में लेके आएँ ऐसे, ये एक बॉक्स बनाएं इसका, और इसका टोटल जो है यहाँ पे लिख दें। टोटल कितना आ रहा है सर? अगर हम लोग देखें तो टोटल हमारे पास आ रहा है इन सारी इनकम्स का अमाउंट आ रही है जी 573। ले ये इसका टोटल आ गया 573। तो ये 573 अनरिस्ट्रिक्टेड इनकम्स है। इसी तरह अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंसेस को देख लें, ये लें जी, इसी तरह इसको बॉक्स में लेके आए एक, बिल्कुल ऐसे ही, और इसका टोटल जो है यहाँ पे लिख लें। टोटल जो अमाउंट आ रही है एक्सपेंसेस की वो आ रही है 815। तो ये अमाउंट आ रही है 815। ये लें, ये एक्सपेंसेस हैं, नेगेटिव होते हैं ये सर। इन दोनों को नेट ऑफ करके सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा। ये लें सर, सरप्लस या डेफिसिट। नेगेटिव आ गया तो डेफिसिट है, पॉजिटिव आ गया तो सरप्लस है। तो सर ये तो थोड़ी टेंशन बन रही है सर। क्या टेंशन बन रही है सर? 573 की इनकम है, यस यू आर राइट, बिल्कुल इतनी ही है। और सर 815 का एक्सपेंस है, बिल्कुल इतना ही है सर। तो सर ये तो डेफिसिट आ गया है 242 का, बिल्कुल सर डेफिसिट आ गया, तो डेफिसिट के नाम पे लिखेंगे। ओके डन सर। आगे सर, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल जो आ रहा है, इसको दोबारा आप एक बॉक्स में लेके आएंगे ऐसे, ये लें ऐसे, टोटल कर लें। ये 2 टोटल आ रहा है। इन एक्सपेंसेस का भी को भी एक बॉक्स में ले आए, ये लें, यहाँ पे टोटल लिखते हैं। टोटल आ रहे हैं ये 68 नेगेटिव। सर यहाँ पे भी नेगेटिव में है सर। हम कितने नेगेटिव में हैं? 66। ये डेफिसिट आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये अमाउंट आ रही है आपके पास 6 और 15 अमाउंट आ रही है आपके पास 21। यहाँ पे एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये 21 ही सरप्लस आ गया। इसी तरह ये वाला टोटल भी आप लोग इसी तरह टोटल कर लेंगे। ये लें, ये इसका टोटल जो अमाउंट आ रही है वो 596 आ रही है गाइस, ये लें। और इनका टोटल भी कर लेंगे आप लोग, तो ये टोटल जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं 883 सर। नेट ऑफ करने से नेट सरप्लस जो आ रहा है वो 287 का आ रहा है। ये लें सर, नेट डेफिसिट आ रहा है सर। ये वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ है मेरे बच्चों, ये अपने अपने रेलेवेंट हेड्स में चली जाएंगी। कहाँ पे सर? नेट एसेट्स में। सर क्या मतलब? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में ये वैल्यूज़ आप लोगों की आ जाएंगी। ये वैल्यूज़ ये लें, सरप्लस और डेफिसिट ये लें सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ये अमाउंट इधर आ जाएगी बच्चों, ये लें। कितना है जी सरप्लस? 242 इधर आ रहा है, नेगेटिव है, ये लें 242 नेगेटिव लिखते हैं। फिर 66 आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड का, सॉरी इसका नहीं है कुछ भी, रिस्ट्रिक्टेड का 66 आ रहा है, ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को इस तरह की चीज़ों का। और 21 आ रहा है इसका पॉजिटिव। टोटल जो है वो 287 नेगेटिव आ रहा है सर। ये लें सर, ये लें, दैट्स इट बच्चों। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे सर। वी विल हैव बैलेंस एट 30 जून, जो मेरा ईयर एंड का बैलेंस है, जो बैलेंस शीट में चला जाएगा। 30 जून X4 का बैलेंस है। इसी तरह कितना बैलेंस आ रहा है मेरे बच्चों, देख लेते हैं अभी। 1297 ये सब का टोटल आ गया। ये जो टोटल है ये 6 है। ये जो टोटल अमाउंट आ रही है ये 49 आ रही है सर हमारे पास। ये जो अमाउंट आ रही है टोटल ये 76 आ रही है।
ये जो अमाउंट टोटल आ रही है ये 1428 आ रही है। ये बैलेंस शीट में ले जाएं, ये बैलेंस शीट में ले जाएं, ये बैलेंस शीट में ले जाएं, ये बैलेंस शीट में ले जाएं। सर ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में ले जाएं, बिल्कुल ये बैलेंस शीट में ले जाएं। सर टोटल भी तो लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है कि सेपरेट सेपरेट लेके जाओ। ओके सर, तो ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस फंड्स के हेड में बैलेंस शीट में आ जाएंगे। तो सर ये आपके एसेट साइड थी, इसमें नॉन करंट एसेट्स थे, इसमें करंट एसेट्स थे। अल्टीमेटली ये आपके फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, और इसी तरह आपके पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी थी। ओके सर, फंड्स में लिखवाएं बैलेंस। सर लिख लेते हैं सर। सबसे पहला फंड में जो बैलेंस था दैट वाज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का बैलेंस था। तो अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड कितना बन रहा था, लें जी ये इधर आ जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड कह लें, जनरल फंड कह लें, जो दिल करता है कह लें, आपकी मर्जी सर। 1297 था ये वैल्यू, ये लें सर। ओके सर, व्हाट अबाउट नेक्स्ट सर हमारे पास इंटरनली जनरेटेड था 6, ये लें जी इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड। ये अब पूरी वैल्यूज़ आप लोग लिखेंगे, मतलब नरेशंस मैं नहीं लिख रहा। फिर हमारे पास इंडोमेंट आ रहा था एक, और एक एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड था। तो ये सारे के सारे बैलेंसेस प्रॉपर हेड्स के साथ, प्रॉपर चीज़ों के साथ आप लिखेंगे। इंडोमेंट वॉज 76 जो आ रहा था, और ये 49 आ रहा था। ले मेरे बच्चों, ये बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना चाहिए। पेपर में नहीं भी आता इक्वल तो परेशान नहीं होना, पहले पूरा पेपर सॉल्व करना है, फिर आप लोगों ने देखना है बाद में क्या प्रॉब्लम्स हैं। टोटल एसेट्स यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, और एक अलहदा कॉलम भी बना सकते हैं आप लोग। तो मैं अलहदा एक कॉलम अगर बना लूँ तो जी सर, टोटल जो मेरे नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1552, ये आ रहे हैं जी नॉन करंट एसेट्स। मेरे जो करंट एसेट्स आ रहे हैं 43 और 80, 43 और 8, तो ये अमाउंट आ रही है 51। तो मेरे जो टोटल एसेट्स साइड आ गई, ये अमाउंट आ रही है 1603। तो ये अमाउंट आ गई बच्चों। एसेट साइड भी टोटल कर लिया आपने, ये एसेट्स टोटल किए हैं मैंने। ये टोटल एसेट्स नॉन करंट का टोटल इधर ले आया, फिर करंट एसेट्स का टोटल इधर ले आया, दोनों एसेट्स को मिला लिया। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। सर फंड का टोटल कितना आ रहा है, तो सर फंड का टोटल आ रहा है, कितनी अमाउंट आ रही है 1428 आ रहा है सर। 1428 ये अमाउंट आ रही है सर, 1428। ओके सर, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, यही टोटल है, वो है ही एक वैल्यू, तो यही वैल्यू टोटल है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हमारे पास 70 आ रही हैं। क्या ये साइड इक्वल है एसेट साइड के, तो आंसर है येस। ये साइड भी कितनी बन रही है 1603 बन रही है। सो ये था एक क्वेश्चन जो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड पे था। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। प्लीज़ इसको घर बैठ के दोबारा एक दफ़ा करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ डू व्हाट्सएप मी। एंड थैंक यू सो मच अभी के लिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।